नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो पावर इंफ्रा केबल का निर्माता है और जिसके स्टॉक ने बीते एक साल में 121% के रिटर्न के साथ एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में दस्तक दी है। शेयर है दोस्तों डायनामिक केबल्स लिमिटेड कंपनी का शेयर। आज हम देखने वाले हैं कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू, इसके साथ साथ कंपनी के स्टॉक का परफॉर्मेंस हमने अभी डिस्कस किया है दोस्तों। प्रोडक्ट एंड टारगेट इंडस्ट्रीज भी हम बात करेंगे, फाइनेंशियल ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स हम जान लेंगे। इसके साथ साथ की फोकस एरियाज, की फैक्टर्स, जॉइंट वेंचर्स, कैपेक्स, फ्यूचर प्लान्स, इन सारे चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं और अंत में देखने वाले हैं कि शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर जाके सेट हो रही है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जल्दी से देखते हैं कंपनी के बिजनेस का ओवरव्यू। अगर देखें तो डायनामिक केबल्स लिमिटेड पावर इंफ्रा केबल का निर्माता है, जिसमें एलटी, एचटी, एचवीसी, पावर कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, फ्लेक्सिबल और इंडस्ट्रियल केबल, सोलर केबल और रेलवे सिग्नलिंग केबल शामिल है दोस्तों। ये सरकारी डिस्कॉम, निजी वितरण कंपनियों, निजी ईपीसी ठेकेदारों यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स, औद्योगिक और निर्यात ग्राहकों को केबल की आपूर्ति करता है, केबल की सप्लाई करता है दोस्तों। अगर इसके इतिहास की बात करें तो कंपनी का कारोबार जो है 1986 में शुरू हुआ था और ये सिर्फ ट्रांसफार्मर के लिए सुपर एनामेल्ड और डीपीसी तारों के निर्माता के रूप में इसने बिजनेस शुरू किया था दोस्तों। इसके बाद 1995 में इसने ओवरहेड कंडक्टर्स का निर्माण शुरू किया और 2007 में इसे डायनामिक केबल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में परिवर्तित किया गया। 2017 की बात करें तो इसने अपना आईपीओ लाया और उसके बाद आईपीओ के साथ ही ये डायनामिक केबल्स लिमिटेड के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई या फिर परिवर्तित हो गई दोस्तों। अगर इसके प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में पावर कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, हाई टेंशन और लो टेंशन जिसे एचटी और एलटी कहा जाता है, ईएचवीसी, मीडियम वोल्टेज क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन केबल जो 11 केवी से 36 केवी तक आती है, मीडियम वोल्टेज एरियल बंच्ड केबल और इसके साथ साथ लो वोल्टेज एरियल बंच्ड केबल, बेयर कॉपर कंडक्टर, फ्लेक्सिबल और इंडस्ट्रियल केबल, सोलर केबल और रेलवे सिग्नलिंग केबल, ये सारे प्रोडक्ट्स इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है दोस्तों। मेनली 3 सेगमेंट में इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, एचटी हाई टेंशन केबल्स, एलटी लो टेंशन केबल्स और कंडक्टर्स। आगे बढ़ के देखते हैं कि इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कहाँ कहाँ है, तो 3 जगह पर है दोस्तों। कंपनी की जयपुर में 2 और रिंग्स में 1 ऐसी 3 अत्याधुनिक या फिर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। ये प्लांट्स जो है दोस्तों 3.5 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसमें 40,000 MTPA एल्यूमिनियम और कॉपर केबल के प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है। इसके साथ साथ अगर कंपनी के प्लांट्स की बात करें तो उसकी वर्तमान क्षमता जो है वो मार्जिनल कैपेक्स के साथ 8,000 मिलियन रुपए से लेकर 10,000 मिलियन रुपए के राजस्व या फिर रेवेन्यू उत्पन्न कर सकती है दोस्तों। अगर देखें तो इसके ऑपरेशंस की बात करें तो जयपुर में एक कॉर्पोरेट ऑफिस है कंपनी का और पूरे भारत में इसके 5 रीजनल सेल्स ऑफिसेस है जिनकी मदद से ये अपना बिजनेस यहाँ पर मैनेज करते हैं दोस्तों, संचालित करते हैं। अगर इसके क्लाइंट्स की बात करें तो काफी सारे क्लाइंट्स इसमें शामिल है दोस्तों। कंपनी के ग्राहकों में या क्लाइंट्स में इंटरनेशनल, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर शामिल है। अगर जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कंपनी जो है वो सरकारी वितरण कंपनियां यानी कि डिस्कॉम, प्राइवेट डिस्कॉम, निजी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और औद्योगिक और निर्यात कस्टमर्स को केबल की आपूर्ति करता है। अगर इसमें की कस्टमर्स की बात करें तो गवर्नमेंट क्लाइंट्स में देखिए दोस्तों, दिल्ली मेट्रो है, एनटीपीसी है, भेल है, बीएचईएल है, इसके साथ साथ एनबी है, महावितरण है और ऐसी काफी सारी गवर्नमेंट कंपनीज है जिनको ये कंपनी केबल्स प्रोवाइड करती है दोस्तों। इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट में नेपाल से भी है, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, इसके साथ साथ सेनेलेक है, ईडीसीएल है, केनिया से भी है दोस्तों, इसके एमईसी, इसके बाद लकी ग्रुप है, ईडीसीएल है जिसको है, ट्रांसनेल है और काफी सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स इसमें शामिल है। और प्राइवेट क्लाइंट्स की तो बात ही अलग है दोस्तों, टाटा पावर, गोदरेज, वोल्टास, एबीबी, बीएसईएस, बजाज, एनसीसी, स्टर्लिंग एंड विल्सन, सीमेंस, सस्टेन, लार्सन एंड टूब्रो, हिताची एनर्जी, अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट लिस्ट में ऑलरेडी शामिल है दोस्तों।
अगर आगे बढ़ के अगर देखें दोस्तों, तो इसका ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में हम जरूर बात करना चाहेंगे। अगर देखें तो कंपनी जो है वो 40 से ज्यादा कंट्रियों को एक्सपोर्ट करती है, जिसमें साउथ अफ्रीका, इसके बाद लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें ये कंपनी अपना बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है दोस्तों। अगर साइड में देखें तो एक्सपोर्ट का जो पिछले साल का आंकड़ा रहा है वो 61.84 करोड़ रुपीस का रहा है दोस्तों। 2020 के बाद ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पर जा चुका है। 2020 इनका हाईएस्ट लेवल था जहां पर इन्होंने लगभग 73 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था, और उसके बाद अब लगभग 62 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है FY 2022 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ के हम फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन अगर अभी तक दी हुई मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहे और आपकी हेल्प होती रहे दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के देखते हैं, सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात कर ले दोस्तों, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कंपनी का वो 394 करोड़ रुपए का है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है वो 179 रुपए है, जबकि 52 वीक का हाई लेवल इसका 226 रुपए का रहा है, और 52 वीक का लो लेवल जो है वो 93 रुपए का रहा है दोस्तों। स्टॉक का पी जो है वो 13.3 का है, जबकि इंडस्ट्री पी जो है वो 24.6 का है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस शेयर की जो प्राइस है वो काफी रिजनेबल लेवल पर अभी उपलब्ध है। ये शेयर ROC और ROE के आंकड़े यहाँ पर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। ROC 23.7% और ROE जो है वो 23.3% का है। बुक वैल्यू जो है कंपनी के शेयर की वो 73.1, डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है कंपनी, और 0.28% का डिविडेंड यील्ड है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए की है। हाँ, प्रॉफिट ग्रोथ जरूर कंपनी का पिछले साल में कम रहा है, 6.34% रहा है। EPS 13.4 रुपए का है, और अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो यहाँ पर भी 25% का एक एवरेज आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों। डेट टू इक्विटी काफी कम है, 0.57 का है। डेटर डेट जो है 103 दिन के है। प्योट्रस के स्कोर काफी शानदार बन रहा है, 9 का बन रहा है, और अगर देखें तो जी फैक्टर जो है वो 2 का स्कोर बन रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के नजर डालेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। कंपनी ने अपने दिसंबर 2022 के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उनको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों। ये तिमाही कंपनी को थोड़ी सी खराब जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अगर देखें तो दिसंबर 2021 के अगर आंकड़ों के साथ इसको कंपेयर करें तो 143 करोड़ रुपए का कंपनी का सेल रहा था, जो सितंबर 2022 में 173 करोड़ रुपए हो गया था। लेकिन दिसंबर में थोड़ा सा गिरकर यहाँ पर 158 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ज्यादा सेल यहाँ पर देखने को मिला है, रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 16.78 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था कंपनी को दिसंबर 2021 में, जो सितंबर 2022 में 14.84 हो गया, और थोड़ा सा और गिरकर 14.73 करोड़ रुपए हो गया है दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो नेट प्रॉफिट में 9.09 करोड़ रुपए का कंपनी को दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार टोटल नेट प्रॉफिट रहा था, जो कम होकर 7.22 करोड़ रुपए हो गया था सितंबर 2022 के आंकड़ों में, और उसके बाद दिसंबर 2022 के आंकड़ों में ये 6.64 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है, जबकि यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट कम हो गया था, यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट कम हो गया था। पिछली तिमाही में थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी थी, जहां पर 7.17 से 7.22 करोड़ रुपए हो गया था, लेकिन फिर से इसको एक डाउन ट्रेंड लग रहा है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर हो सकता है दोस्तों आपके लिए है। और ईयरली रिजल्ट्स पर अगर नजर डालें तो रिवेन्यू में काफी अच्छा उछाल देखा जा रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पर देखें तो कोरोना के बाद भी इसमें अच्छा उछाल देखा गया है, और ये प्री कोरोना लेवल जहां पर FY19 में कंपनी को 526 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ था, अब हो चुका है ये 563 करोड़। तो प्री कोरोना लेवल से भी ये आगे निकल चुका है पिछले वित्त वर्ष में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी 2020 के मुकाबले हायर लेवल पर जा चुका है, 10.60% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है,
और पिछले साल के मुकाबले 7.5% से 10.5% से ऊपर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो अब तक का सबसे अच्छा पिछले 5 सालों का अगर लेखा जोखा देखें तो 21.2 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ था कंपनी को FY19 में, लेकिन प्री कोरोना लेवल का ये हाईएस्ट था और अब 30.9 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हुआ है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 10 करोड़ रुपए से लगभग 31 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट रहा है, 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है और 2019 से भी लगभग ये 50% से ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। आरओसी की बात करें तो अब तक का सबसे हाईएस्ट आरओसी दिखा रही है कंपनी 23.70% का। इसके बाद ग्रॉस डेबिट में काफी कमी आई है। अगर देखें तो FY20 में 149.6 करोड़ रुपए इनका डेबिट था जो अब 139 करोड़ रुपए हो चुका है और एबिटा की बात करें तो अब ये हो चुका है 4.60 गुना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के रिवेन्यू ब्रेकअप पर अगर नजर डाल ले तो सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मार्केट सेगमेंट वाइज इनका रिवेन्यू कैसा है। अगर देखें तो पिछले 5 सालों का रिवेन्यू हमारे पास उपलब्ध है जो हमने यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको दिखाया है। अगर FY 2022 की बात कर ले तो गवर्नमेंट से आने वाला रिवेन्यू जो है वो 22.83% का है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से 66.20% का रिवेन्यू जनरेट होता है और एक्सपोर्ट से कंपनी 11% का रिवेन्यू जनरेट करती है, ये मार्केट सेगमेंट के हिसाब से। और अगर यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज अगर देखें तो गवर्नमेंट से कंपनी को गवर्नमेंट से कंपनी को लगभग 51% का रिवेन्यू जनरेट होता है। इसके बाद 33.48% का रिवेन्यू जनरेट होता है प्राइवेट सेक्टर से और अदर सेक्टर से लगभग 15% का रिवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो रहा है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। अगर देखें तो दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के शेयर होल्डर प्रमोटर्स जो है उनके पास 74.41% की शेयर होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, 0.28% की इनकी होल्डिंग है और पब्लिक के पास 25.30% की होल्डिंग है। ओवरऑल अगर देखें तो पिछली कुछ तिमाहियों में फॉरेन इन्वेस्टर्स और साथ ही साथ प्रमोटर्स अपना स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक नजर डाल लेते हैं, 74.05 था मार्च 2020 में इसके प्रमोटर्स का स्टेक, जो 74.07, फिर 74.11, 74.16, फिर कुछ तिमाही तक कांस्टेंट रहा और उसके बाद 74.28, 74.35, 74.36 और 74.39 था सितंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार। अगर यहाँ पर भी देखें तो यहाँ से कंटिन्यूअस बढ़ने का ट्रेंड यहाँ पर चलता आ रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर इतने इंटरेस्टेड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे दोस्तों, उनका कोई स्टेक अभी नहीं है इस शेयर में। बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पर अगर नजर डालें सबसे पहले तो कंपनी का कर्जा जो है, जैसा कि हमने पहले भी बात किया दोस्तों, कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, कंपनी ने अपना कर्जा काफी कम किया है। इसके बाद निवेशकों को लगातार लाभांश भुगतान यानी कि डिविडेंड पे आउट दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में जो डिविडेंड पे आउट किया गया है वो वित्त वर्ष 2021 के मुकाबले 2 गुना हो चुका है। वित्त वर्ष 2021 में 2.5% इसका डिविडेंड पे आउट था जो अब 5% हो चुका है 2021-22 में। इसके साथ साथ कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। पिछले साल तक यानी कि 31 मार्च 2022 तक कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 500 करोड़ रुपए के ऊपर जा चुका था। और इसके साथ साथ अगर देखें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसमें काफी घट हुई है, उसमें काफी कमी आई है। जो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के दिन है वो 129 दिनों से घटकर लगभग 93 दिन तक आ चुका है। अगर निगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले दोस्तों तो निगेटिव पॉइंट्स इसमें आकस्मिक देनदारियां या फिर कंटीजेंट लायबिलिटीज की है। 31 मार्च 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के पास 105 करोड़ रुपए के करीब रुपए की आकस्मिक देनदारियां यानी कि कंटीजेंट लायबिलिटीज थी दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के की फैक्टर्स पर नजर डालेंगे दोस्तों। की फैक्टर्स वही फैक्टर्स होते हैं जो आगे जाके कंपनी के शेयर की प्राइस है फिर कंपनी के शेयर की जो मूवमेंट है उसको डिसाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ष 2022 में क्या क्या हाइलाइट्स थे। अगर उसके बारे में बात करें तो कंपनी ने
RDSO द्वारा जो अनुमोदित था वो रेलवे सिग्नलिंग केबलों का निर्माण अब शुरू कर दिया है और आगे चलकर ये सिग्नलिंग केबलों का जो बिक्री है वो टोटल रेवेन्यू में काफी बड़ा हिस्सा होगा, ऐसा कंपनी का अनुमान है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर देखें तो पिछले साल कंपनी को BBB की क्रिसिल रेटिंग हासिल हुई थी, क्रेडिट रेटिंग, जो अपग्रेड होके BBB प्लस की हो चुकी है। तो ये अपग्रेडेशन की वजह से सस्ते क्रेडिट तक पहुंचने की जो कंपनी की कोशिश है उनको उनमें काफी मदद मिलने वाली है दोस्तों। और इसके साथ साथ पहले ये शेयर जो है वो सिर्फ BSE पर लिस्टेड था, लेकिन 27 जुलाई 2022 से इसके इक्विटी शेयर अब NSE पर भी लिस्ट हो चुके हैं दोस्तों, वहां पर इसको सूचीबद्ध किया गया है। अगर कंपनी के फोकस एरियाज की बात कर ले तो सबसे पहले देखा जाता है दोस्तों EV केबल और ऑटो केबल के विकास के तहत नए प्रोडक्ट्स अंडर डेवलपमेंट है। इसके नए उत्पाद जो है वो कंपनी बना रही है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन केबल्स यानी कि संचार केबलों में विविधता लाना कंपनी का एक गोल है और इसके तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी कि OFC भी कंपनी ये प्रोडक्ट भी कंपनी के अंडर डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स में से है। इसके बाद कंपनी लगातार नए बिजनेस क्षेत्रों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, या फिर एक्सपोर्ट्स हो, रेलवे विद्युतीकरण हो, आयान प्रतिस्थापन यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो। ऐसे नए नए बिजनेस वर्टिकल्स या फिर व्यापार क्षेत्रों की खोज पर कंपनी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, वहां पर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो ये ग्लोबल मार्केट में यानी कि वैश्विक बाजार के अवसरों को हासिल करने के लिए अलग अलग अपना जियोग्राफिकल प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर ये फोकस कर रही है दोस्तों। तो भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी अपने पैर कंपनी ने ऑलरेडी पसार चुके हैं, लेकिन जहां पर कंपनी की अभी तक पहुंच नहीं है वहां पर भी कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। तो काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स या फिर फोकस एरियाज 2023 के लिए कंपनी के गोल पर है या फिर कंपनी के दिमाग में है दोस्तों। अगर आगे चल के टारगेट प्राइस की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। स्पेसिफिक पीरियड की बात करें तो कोरोना के बाद कंपनी के परफॉर्मेंस में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। मार्च 2021 के मुकाबले मार्च 2022 का प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 31 करोड़ रुपए हो चुका है, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कंपनी के ग्रोथ के बारे में। और अगर कोरोना के बाद की बात करें तो 870% का रिटर्न दिया है अप्रैल 2020 के बाद। तो पिछले 2.5 साल में 870% का ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है इस कंपनी के शेयर ने, जो कि काफी फिनोमिनल नंबर है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी अपने वीक पॉइंट्स पर भी काम कर रही है और उसके तहत वो नई जियोग्राफीज है वहां पर अपने बिजनेस बढ़ाने के बारे में बात कर रही है, उस पर फोकस कर रही है। अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस कर रही है दोस्तों। हमारा मानना है कि ये जो सारे फैक्टर्स है ये आगे जाके कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस डिसाइड करने में काफी मददगार साबित होंगे और उसके लिए ट्रिगर साबित होंगे। तो ओवरऑल बीते 2 साल में बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है इस शेयर के होल्डर्स को और आगे भी इस पर बुलिश सेंटिमेंट जारी रहने की उम्मीद है दोस्तों। अगले कुछ महीनों में अगर देखें तो ये शेयर अपनी 212 रुपए की ऑल टाइम हाई लेवल को छू सकता है और अगले 1 साल में 240 से 250 तक की छलांग लगा सकता है, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी उम्मीद है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके मन में इस सेक्टर को या फिर इस स्टॉक को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं जरूर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपका एक लाइक इस वीडियो को जरूर मिलेगा। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ जो आपको हेल्प करेगी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में। तो मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जैन इन्वेस्टर्स की तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर और नमस्कार।